हमारे भारत की ताकत किसी एक चीज में नहीं है बल्कि हम सब में समाहित है, तभी बोला गया है द पावर ऑफ वी। और ये जो पावर ऑफ वी है ये हमारे प्रियम्बल में देखने के लिए मिलता है। अब ये प्रियम्बल क्या होता है, ये पावर ऑफ वी है क्या, आइए आराम से आज समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं जो पूरी बिहाइंड द स्टोरी है। सो हेलो, आई एम प्रभात द्विवेदी और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करेंगे, ये जो पावर ऑफ बी है ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान का जो एक मूल है यानी कि देखा जाए प्रियम्बल, प्रियम्बल में देखने के लिए मिलता है। प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रस्तावना। अब बेसिकली हुआ क्या कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, उसके बाद ये मशक्कत स्टार्ट कर दी गई कि हमारे इंडिया को चलाने के लिए, क्योंकि अब हम आजाद हो चुके हैं, तो एक क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिसको बेस मान करके हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। तो होता क्या है कि 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसको रिप्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, जिसको बोला गया था प्रियम्बल। अब ये प्रियम्बल होता क्या है समझिए। अगर मान लेते हैं आप जब अपना घर बनवाते हैं या कोई बिल्डिंग बनती है तो उससे पहले क्या बनता है, एक रोड मैप बनता है, एक पूरा ढांचा बनता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर में सब कुछ रहता है कि आपके कितने रूम रहेंगे, बालकनी कहाँ से रहेगी, सब कुछ उसमें पूरा क्लियर रहता है। ऐसे ही ये प्रियम्बल बनाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि हमारा जो इंडिया का संविधान होगा उसका आकार कैसा होगा, कैसे कैसे हम काम करेंगे और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन हैं, उनके लिए कितना कुछ अधिकार होगा, उन सब के बारे में बात होने वाली थी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये हमारे जो सामने पीछे दिख रहा है ये हमारा क्या है, प्रियम्बल है। इसमें सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी एक राजा के लिए नहीं है, एक रूलर के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, यानी कि जितने इंडिया के सिटीजन हैं उन सबको ही ये दिया गया है, उन सबको ये आप प्रॉपर्ली क्या किया गया है, बेनिफिटेड किया गया है। आगे लिखा हुआ है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके अलावा और लिखा हुआ है जस्टिस, जो 3 टाइप की होती हैं, लिबर्टी जो 5 टाइप की होती हैं, और आपका इक्वलिटी यानी कि कितना हो जाएगा, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और आपकी फ्रेटर्निटी जो 1 टाइप की होती है। तो बेसिकली इन सब जो बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड हैं इन सब को वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन सब का मतलब क्या होता है, आइए वन बाय वन करके समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में ये आ जाए कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन जो फीचर्स है वो क्या होता है। ऐसे समझो कि इसे मान लेते हैं आपने कहीं मोबाइल लेने गए या आप लैपटॉप या कुछ भी लेने जाते हैं या आप कार लेने जाते हो, तो वहां पे आप पता करते हो कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं, उनको समझना और जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है, सबसे पहले वर्ड है आपका सोवरेन। अब समझिए सोवरेन का मतलब क्या होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले सबसे पहले ये बताना जरूरी था कि अब हम आजाद हो चुके हैं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं और ना हम किसी के कॉलोनी हैं। तो उसी वर्ड क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है कि अब सब कुछ, चाहे इंटरनल मैटर हो, चाहे देश के अंदर का मामला हो, चाहे देश के बाहर का मामला हो, सारे मामलों में अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम अपने आप में कंप्लीट हैं और अब हम अपने हिसाब से, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं वही सब मिल करके यहाँ का डिसीजन ले सकते हैं। हमें अब किसी के अंडर में काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंडिया था 1947 से पहले किसके अंडर में काम कर रहा था, यानी किसकी कॉलोनी बनी हुई थी, ब्रिटिशर की कॉलोनी बनी हुई थी। तो ये बताना जरूरी था कि अब हम किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसी से पूछने या जानने की या परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड दैट इज कॉल्ड क्या होता है, सोवरेन। तो पहला वर्ड इसलिए बताना जरूरी था सोवरेन, इसलिए इसको पहले नंबर पर रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले आप बाहरी बाद में अधिकारों के बारे में बात करोगे, चाहे लोगों के राइट्स के बारे में बाद में बात करोगे, लेकिन पहले ये बताओगे कि हम किसी के गुलाम हैं या फ्रीडम में हैं। ठीक है बच्चों, तो सोवरेन का मतलब होता क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना और इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को लेकर के कोई भी अगर डिसीजंस लेने हैं तो आप खुद से ले सकते हो। नाउ सेकंड वर्ड क्या है आपका, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो हमारे इंडिया के रिसोर्स हैं, जो यहाँ के संसाधन हैं, उन सब में हमारा, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, जो पावर ऑफ वी की बात कर रहा हूं, जो यहाँ इंडिया के लोग हैं, उनका अधिकार होना, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट। लेकिन जब हम समाजवाद की परिभाषा समझते हैं तो हमारे इंडिया में इस समाजवाद को थोड़ा अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है। ये बताया गया है कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो यहाँ की हमारी अर्थव्यवस्था है, वो 2 तरीके की है। एक आपकी मतलब बेसिकली अगर देखा जाए उसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी भी है और यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। हम कंप्लीट प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी शासन चला रही है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे रिसोर्स हैं, संसाधन है जिस पर कंट्रोल करती है, और जो प्राइवेट बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी बहुत सारी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। तो इंडिया जो देखा जाए, हमारे यहाँ पे इंडिया पे एक मिला जुला रूप आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप रशिया के बारे में बात करोगे, जो एग्जैक्ट सोशलिस्ट जो वर्ड है
है ये रसिया की देन है। तो रसिया से ये वर्ड आया हुआ है। वहां पर प्रॉपर्ली बोला गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उनसे जमीन वापस छीन लो, छीन करके लोगों को दे दो। लोगों को दे दोगे तो लोग चला नहीं पाएंगे, बट लोगों के एवज में या लोगों के फेस वैल्यू बना करके एक लीडर होगा जिन्हें लोग चुनेंगे, और वो जो लीडर होगा वो उस प्रॉपर्टी को ओन करेगा और लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के वैल्यूएशन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बट हमारे इंडिया में हमने क्या फॉलो किया, मिक्स इकोनॉमी फॉलो किया, जिसमें हमने पब्लिक प्रॉपर्टी यानी गवर्नमेंट भी रिसोर्स को होल्ड करती है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि जो प्राइवेट बॉडी है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो भी इसे होल्ड करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या होता है आपका, सोशलिस्ट उसको बोलते हैं। नाउ थर्ड वर्ड के बारे में बात करेंगे, और आपको बता दूं सोशलिस्ट जो वर्ड है ये स्टार्टिंग में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है बच्चों, नाउ थर्ड के बारे में बात करेंगे। थर्ड आपका पॉइंट हो जाएगा क्या, सेकुलर। जब मैं सेकुलर वर्ड के बारे में बात करूंगा, सेकुलर एक वर्ड बहुत आसान सा वर्ड है। आपको पता होगा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इसीलिए वहां पर हमेशा हम इस्लाम को ही ये हमेशा जो भी बात करते हैं वो इस्लाम को टॉप में रख के बात करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, यानी कि हम किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं, हम हर एक धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, वो हर एक धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट करेगा और हर एक धर्म को इक्वल प्रमोशन के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है, हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म को लेकर के यानी कि धर्म को लेकर के अलग अलग हमारे यहाँ आर्टिकल बने हुए हैं, जो आपके आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे बेसिकली वही लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ एंड ह्यूमनिटी। चाहे अब आप देखेंगे पिक्चर में, यहाँ पे देखिए हिंदू भाई हैं, यहाँ पे सिख भाई हैं, यहाँ पे मुस्लिम बहन है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, सभी जो है अपने साथ में हाथ को पकड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सिंबल्स हैं, बट अलग अलग धर्म के, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता हमारे इंडिया पे, हर एक धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। अगर दिवाली में छुट्टी हिंदू भाइयों की होगी तो ईद में मुस्लिम भाइयों की भी होगी, और जब क्रिसमस डे आए होगा तो उसमें जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी भी छुट्टियां की जाएंगी। इस तरीके से हम हर एक धर्म को इक्वल प्रमोट करते हैं। ये चीजें इसे क्या बोलते हैं, ये आपको बोलते हैं सेकुलर। ठीक है, मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। नाउ आगे बात करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में आपका डेमोक्रेसी। जब मैं बात करूंगा डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमो मीन्स होता है पीपल, क्रेसी मीन्स होता है रूल, यानी कि लोगों का रूल। तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी गवर्नमेंट को लोग चुन करके लाएंगे, वो लोगों के लिए काम करेगी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के द्वारा काम करेगी और लोगों के फायदे में ही काम करेगी, अपने फायदे में काम नहीं करेगी। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जिस भी गवर्नमेंट में, जिस भी देश में अगर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जा रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों से चल रही है, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। और हमारे इंडिया में ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हर 5 साल में प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, और चाहे आपके वो लोकल लेवल के इलेक्शन हो, वहाँ पे हर जगह आपको डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है। हमारे इंडिया पे 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक आपके होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरे आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें लोग नहीं डायरेक्टली चुनते, लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। फॉर एग्जाम्पल आपके MP हो गए, MLA हो गए, वो MP और MLA क्या करेंगे, फिर अपने लीडर को चुनते हैं। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट क्या होता है कि जब लोग डायरेक्टली उस आदमी को चुनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। दैट इज कॉल्ड आपका डेमोक्रेसी। नाउ थर्ड पॉइंट समझते हैं, हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड क्या लिखा हुआ है आपका, रिपब्लिक। और जब मैं बात करूंगा रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब होता है रिपब्लिक, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया। अब किसको चुना जाएगा, जो हमारे इंडिया का हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे, उनको कौन चुनेगा, उन्हें चुनते हैं लोग। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये कैसा होता है आपका, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको चुना जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जब हेड ऑफ स्टेट को, गवर्नमेंट को कौन चुने, लोग चुने। अब सोचिए कितनी प्यारी सी बात है कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनको भी लोग चुन रहे हैं। इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपने हिसाब से कुछ भी काम नहीं कर सकते, उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, उनके पास पावर है लेकिन लिमिटेड है। इसका मतलब वो लोगों के द्वारा ही काम करेंगे, लोगों के फायदे के लिए ही काम करेंगे, और अगर लोगों के लिए फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, तानाशाही या डिक्टेटरशिप। और अगर ऐसा करने लगेंगे तो लोगों के पास ही पावर है कि उनको हटाया जा सके। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है अगला, जस्टिस। अब हमारे इंडिया पे जस्टिस कितने टाइप की है,
कहां से दिया गया है। जस्टिस मतलब होता है न्याय। अब अगर हमारे पास जो न्याय प्रणाली है वो बेसिकली 3 तरीके की है। पहली आपकी सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी आपकी हाई कोर्ट है, तीसरी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, जो हाई कोर्ट है वो आपके अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल पे काम करता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, सबसे टॉप बॉडी कौन सी होती है? आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है। अब यहाँ पर कितने तरीके की आपको न्याय मिलने के चांस हैं? तो वो चांस हमारे पास 3 है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। हर एक आदमी को 3 तरीके के न्याय का प्रावधान किया गया है। अगर आपका कोई भी मैटर है, अब इन 3 पॉइंट्स के अंदर कहीं भी आ रहा है, तो आप आराम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहां पे मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी जा सकते हो, जाकर के आप अपने न्याय की गुहार लगा सकते हो। अगर बात करें सोशल, मतलब क्या, समाज में कोई भी हो, कोई भी आपको कलर के बिहाफ में, कोई आपको को कास्ट के बिहाफ में अगर आपको दबा रहा है, परेशान कर रहा है, तो भी आप कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कहां पर आप कोर्ट में जाकर के अपने बारे में बात कर सकते हो। दूसरा आपका इकोनॉमिकल, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, जो न्याय होगा वो सबके लिए बराबर होगा और फेयर तरीके से होगा। पॉलिटिकल, ये नहीं देखा जाएगा कि इसको वोट करने का अधिकार मिल रहा है, उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, सबको प्रॉपर्ली वोट करने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी को वोट करने का अधिकार 2 बार मिल जाए, किसी को वोट करने का अधिकार 1 बार मिल जाए, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। तो आपके 3 पॉइंट में जस्टिस का प्रावधान किया गया है, जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रियम्बल में साफ साफ देखने के लिए मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आपका बीइंग फ्री। अब इसका ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की आजादी मिल जाएगी, कुछ भी करने की आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन लिमिटेड वे में आपको काफी चीजें मिल जा रही हैं, जिसकी वजह से आप एक लिमिट में रह करके, एक आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके आपको सारी आजादी मिल चुकी हैं। कौन कौन सी आजादियां हैं ये देख लेते हैं। पहला है आपका फ्रीडम ऑफ थॉट। आप कोई भी थॉट रख सकते हो, आप किसी भी तरीके की सोच रख सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी ना परेशान करेगा ना कोई दबाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और उसको जो जिस्ट है आपको प्रियम्बल में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सप्रेशन। आप किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन कर सकते हो। आपको मान लो कहीं अपनी बात रखनी है, कुछ आपको बोलना है, आप अपनी बातों को बोल सकते हो, कह सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो। इसकी भी आजादी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कहीं से देखो यहाँ पर ऐसा कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई आपके बॉन्डेड लेबर्स नहीं है कि आप यहाँ पर क्या करें कि आप अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको रखने के लिए, अपनी बातों को समझाने का पूरा आपको फ्रीडम दिया गया है। तीसरा क्या है? बिलीफ। आप किसी भी चीजों पे बिलीव कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं अभी दिन है, नहीं रात है, आप रात मान सकते हो। आपको लगता है नहीं कि रात नहीं दिन है, आप दिन मान सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं हाथी उड़ रहा है, कुछ भी मान सकते हो। आपके बिलीफ सिस्टम पर ये आपका कंट्रोल है, कोई और आप पर कंट्रोल आके नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई और आप आकर कंट्रोल करेगा तो क्या हो जाएगा? बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा, जो हमारे इंडिया पे ऐसा नहीं है। दूसरा क्या? वर्शिप। आप किसी की भी पूजा कर सकते हो। आप देख रहे हो कि आए दिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ नए नए इवेंट्स होते रहते हैं। आपका जो फेथ सिस्टम है किसी पर जा सकता है, आप किसी की पूजा कर रहे हो, किसी को भी, तो उसमें गलत नहीं है। वो आपका इंटरनल पॉइंट हो सकता है, आपका इंटरनल ओपिनियन हो सकता है, जिसकी वजह से आप किसी की पूजा कर रहे हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि वर्शिप करने की आजादी भी आपको दिया गया है, एंड ये सब कुछ आपको दिया गया है फॉर एवरी सिटीजन। ठीक है, फेथ करने की आजादी होती है, आपको किसी पर फेथ आ रहा है तो वो सब कुछ काम आप कर सकते हो। इस तरीके से क्या है? ये लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब होता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ आगे बात करेंगे इक्वलिटी। जब मैं बात करूंगा इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? बराबर, यानी समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या होता है? सुनो यहाँ पे, एवरी सिटीजन इक्वल बिफोर द लॉ हैज द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि मान लेते हैं कोई जॉब आ रही है या कुछ भी आगे आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये नहीं देखा जाएगा। सबको इक्वल अधिकार मिलेंगे, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, ताकि आप आगे जाकर के काम कर सको। इसके अलावा लॉ के सामने, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, उसके सामने सब आदमी बराबर है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से इक्वलिटी का जो प्रावधान है वो भी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में बात किया गया है। नाउ आगे बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड मतलब क्या होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड। तो आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप के कलर्स के लोग, डिफरेंट सोच के लोग, आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाती है। हमारा जो इंडिया है वो कल्चरली काफ़ी रिच है, और इसके बावजूद भी अगर आपको इंडिया में एक सामंजस्य बना के रहना है तो आपको फ्रेटर्निटी में एक आपको मिलजुल के साथ में रहना पड़ेगा, और यही आपका फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड की परिभाषा होती है। ये नहीं देखना, यहाँ पे आप देखेंगे सब के सब जो है मिलकर के साथ में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रियम्बल में देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको पता होगा कि प्रियम्बल हमारा जो बना था, जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे।
और इसके बाद जब बनने के बाद जो सारी मीटिंग्स हो गई, तो इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन ये इंप्लीमेंट कब हुआ? ये आपका 26 जनवरी 1950 यानी कि 2 महीने के बाद इसको एक्सेप्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इनेक्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रियम्बल है, अगर देखा जाए बेसिकली एक जिस्ट है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आप मुझे जरा कमेंट में बताइए कि जो हमारे इंडिया का प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और अगर ये पार्ट बना तो कब बना, कौन से ईयर में इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आप कुछ क्वेरी है, कुछ समस्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार।